दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। हमारी सरकार भारतीय गणराज्य की निर्वाचित बहुत ही प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार इस वक्त किसान आंदोलन को जिस तरह संबोधित कर रही है, उसके कई ऐसे पहलू हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए। जैसे अगर दुनिया की कोई महत्वपूर्ण हस्ती, बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल ऑथर या कोई फिल्म मेकर या कोई पॉप स्टार अगर कुछ भी किसान आंदोलन के बारे में कहते हैं, और कहने का उनको अधिकार है, क्योंकि किसान आंदोलन भारत में जो हो रहा है, जिस तरह से वो चला है, वो एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना है। इतना लंबा आंदोलन, इतना विशाल मोबिलाइजेशन, इतनी भारी हिस्सेदारी लोगों की, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। और दूसरी बात कि इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकासशील देशों में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिन मुल्कों में इस तरह का नहीं हुआ है। कई मुल्कों में ऐसा हो चुका है। तो हमारा ये कहना है कि पूरी दुनिया के लोगों को, खासकर जो इस तरह के क्षेत्रों के हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन हमारी सरकार किसी दूसरी सरकार के किसी गलत नीति के कारण अगर रिएक्ट करती है तो बात समझ में आती है, लेकिन अपनी सरकार दुनिया के कुछ नामी गिरामी हस्तियों, इंडिविजुअल्स पर जिस तरह रिएक्ट कर रही है, और ख़ासकर जो हमारा विदेश मंत्रालय है, वो हैरत जगाने वाली बात है। ऐसा आम तौर पे नहीं होता था कि किसी लेखक, बुद्धिजीवी की किसी टिप्पणी पर पूरा का पूरा भारत सरकार, उसका विदेश मंत्रालय आ जाए और उस पर वो रिएक्ट करे। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कोई ट्वीट करते हैं, अपनी बात कहते हैं, अब उससे क्या खतरा है? अपनी बात कहने से क्या खतरा है? वो मुझे लगता है कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उस पर भी एफआईआर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, खासकर जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जो घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसान आंदोलन से निपटने का जो तौर तरीका है हमारी सरकार का, उस पर पहले ऐसा कम देखा गया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा देखा गया है। हम अपने दोनों मेहमानों से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने इस तरह की स्थितियां कभी देखी हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ परंजय गुहा ठाकुरता हैं, बहुत ही मशहूर पत्रकार, और तमाम चुनौतियों के बीच जूझते हुए वो समाज और जो जन है, हमारी जो आवाम है, उसकी बुलंद एक तरह से आवाज़ वो जाहिर करते हैं अपने लेखन में। तो परंजय, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अजय आशीर्वाद हैं, द वायर के डिप्टी एडिटर, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, और किसान आंदोलन की वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, घटनास्थल पर जाकर कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले परंजय, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये रिहाना या मीना हैरिस या ग्रेटा थनबर्ग या और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इंडिविजुअल्स हैं, वो किसान आंदोलन पर रिएक्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लोग भी रिएक्ट करते रहे हैं दूसरी दुनिया के दूसरे हलकों के बारे में। यहाँ तक कि अमेरिका में चुनाव जब नहीं हुआ था तो अमेरिकी चुनाव के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया था एक बहुत बड़े समारोह में। तो हमारा ये कहना है कि लोग, और ये तो सिर्फ एक कुछ अपने कंसर्न्स जाहिर कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल कोई मोबिलाइजेशन या चुनाव के लिए प्रचार, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने इतना ज़बरदस्त उस पर उसका रिएक्शन आया कि विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया। आप इतने वर्षों से कवर कर रहे हैं सारे मसलों को, और विदेश मंत्रालय भी आपने देखा है, और इस तरह के तमाम मानवाधिकार से जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया। आपको कैसे लगता है कि क्या ये तौर तरीका जो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी आपको नजर आती है? जिस तरह से भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, एक ट्वीट, एक गायक रिहाना का ट्वीट इतना हलचल मचा दिया। मैं समझता हूं सरकार जिस तरह से ये ट्वीट के बाद एक बयान, दूसरा बयान, लंबा बात, एकदम बेवकूफी किया। चुपचाप रहना चाहिए। ठीक है, कोई अपना राय, अपना मत प्रकाश कर रहा, और रिहाना ने क्या किया?
बोला कि देखो क्या हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना है, व्हाट डू हैव टू से। क्यों? CNN में एक लेख छपा कि दिल्ली के बाहर, राष्ट्रीय राजधानी के बाहर किस तरह से हमारे देश के कृषक का आंदोलन चल रहा है। 2 महीना से ज्यादा हो गया, 2.5 महीना होने वाले हैं। रिहाना का ट्वीट के बाद एक के बाद एक ट्वीट आना शुरू कर दिया। एक 18 साल का, एक अल्प उम्र का एक लड़की, ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन के रहने वाले हैं, पर्यावरण के बारे में एक तरह से कार्यकर्ता है और उनका विश्वव्यापी एक ख्याति है। उन्होंने भी रिहाना का ट्वीट का समर्थन किया और भी उसके खिलाफ जब कार्रवाई करने की कोशिश किया, वो और भी तेजी से बोला नहीं मैं समर्थन कर रहा हूं। उसके बाद जो अमेरिका का जो उप राष्ट्रपति है कमला हैरिस, उनका बहन है जो वकील है मीना हैरिस, उन्होंने भी कुछ कहा। और उसके बाद एक के बाद एक, आज एक अभिनेत्री सुजैन सरंडॉन, उन्होंने कुछ कहा, अमांडा सेरिन, जय सीन, डॉक्टर जियस, मिया खलीफा, एक के बाद एक। और सरकार ने क्या किया? लंबा चौड़ा बयान दिया कि हम लोग तो किसान के साथ बात कर रहे हैं, हम ये अध्यादेश लाने के पहले, कानून लाने के लिए लोगों के साथ विचार विमर्श किया और हाँ ये इनके हित में है। भैया अमेरिकी सरकार भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आजकल। और क्या करेंगे आप? अपना सचिन तेंदुलकर जी, अपना विराट कोहली जी, हमारा कनाडा का नागरिक, वरिष्ठ जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार जी, कंगना रनौत जी, ये फिर दोबारा रिहाना के खिलाफ एक ट्वीट कि हम एक है, हम राष्ट्रवाद है, हम पूरा देश का एकता अखंडता में विश्वास करते हैं। इस तरह से रिएक्शन, तो पूरा मैं समझता हूं एकदम ओवर रिएक्शन और एकदम एक बेवकूफी का काम किया सरकार ने। नीलेश जी, मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से मोदी सरकार का रवैया रहा है इस पूरे एपिसोड में, जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड और कंसर्टेड तरीके से मोदी सरकार का एक रिस्पांस रहा है, वो वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए तो वो हास्यास्पद ही है। क्योंकि ऐसा आप देखिए कि मतलब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ये सारा कुछ पढ़कर फार्मर्स के सपोर्ट में खड़े हुए। इसको एक अगर एक मैच्योर स्टेट होती तो इसको आप एक ऐसे ही एक इंडिविजुअल का एक ओपिनियन समझकर उसको इग्नोर करते हैं। मगर मोदी सरकार ने इसमें किया क्या? इसमें पहले तो आपने MEA को एक्टिवेट किया, जो कि लार्जर डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी तय करती है, कि इन ट्वीट पे रिस्पांस करे और उसमें एक कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढे। उसके बाद सारे अपनी पुलिस मशीनरी को एक्टिवेट किया, जो कि इस तरीके से उन ट्वीट के बहाने यहाँ के फार्मर्स जो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश की और उसको एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक स्वरूप देना चाहा। तो हो आप मतलब किसी भी इंसान को ये समझ में आता है कि मतलब आज मोदी जी यहाँ पे कितने सारे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, लगातार इंडिया में हमारे जैसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। जब अरब स्प्रिंग हुआ था तब मोदी जी और या सऊदी में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लगातार इंडियंस ट्वीट करते रहते हैं। तो जब वहाँ से इस तरीके से कोई ट्वीट आता है तो वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने किया, मगर उस पर एक स्टेट रिस्पांस आना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है। इसका पूरी तरीके से ये मतलब समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार की जो राजनीति है वो दिखाएं, चाहे वो कि एक इंटरनेशनलिस्ट है, कि वो एक ग्लोबल वर्ल्ड में उनकी एक सरकार है जहां उनका एक स्थान है, जबकि उनका जो ये दिखा रहे हैं मगर उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका बस एक ही सिर्फ सरोकार है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को किस तरीके से कंसोलिडेट करने का एक हर समय एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। और जिस तरीके से ये जो MEA का रिएक्शन, सरकार का रिएक्शन और बीजेपी के लीडर्स का जो रिएक्शन रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर आया, वो उसका भी यही मतलब है कि वो एक डोमेस्टिक लेवल पे अपने सपोर्ट बेस पे
में वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं, वो स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। और इसीलिए उनके हाथ में हमेशा एक ही एंगल रहता है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। सीएए में भी देखिए, वहाँ पर भी आपने जब प्रोटेस्ट हुए तो उसमें भी आपने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ढूंढा। उससे पहले जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एक भी अगर क्रिटिकल आर्टिकल मोदी सरकार के खिलाफ आता है तो उसमें भी वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये सारी जो इंटरनेशनल उनकी जो इमेज में जो उनका जो खराब हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही बात है कि वो उनके लिए एक सेकेंडरी प्रायोरिटी है। उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो इंडिया में अपने सपोर्ट बेस को एक्सपैंड करे, हिंदुत्व के नाम पे करे और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के नाम पर करे, जो कि अभी लोग अपने वोटर बेस को कंसोलिडेट करे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से एक हास्यास्पद और एक अनडिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे कंट्रोवर्सी को हैंडल किया गया है। और परंजय, दूसरी जो एक हमारी जिज्ञासा है अपने दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से कि अपने देश में जो इंटरनेट शटडाउन है वो पहले ये कम सुना जाता था, आज से कुछ साल पहले की बात जब इंटरनेट शुरू हुआ हमारे यहाँ, और उसके बाद भी। लेकिन इन वर्षों में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट शटडाउन में हम विश्वगुरु बन गए हैं। हमें विश्वगुरु बनना था समृद्धि में, लोकतंत्र की मजबूती में, खुशहाली में, लेकिन हम जो बन गए हैं विश्वगुरु वो इंटरनेट शटडाउन में। हम यमन, म्यांमार, सीरिया सबको पछाड़ दिए हैं। और जो आर्थिक समीक्षा या आर्थिक खबरों को कवर करने वाली बहुत सारी दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं, उनका तो मानना है कि 2.7 बिलियन डॉलर का नुकसान भी इससे हुआ। मैं नहीं जानता कि आंकड़ा कितना वाजिब है या कितना एक्यूरेट है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेट शटडाउन से बहुत बड़ा घाटा हुआ होगा इकॉनमी को। और 8,927 घंटे का शटडाउन दर्ज किया गया है, और आप जानते हैं कश्मीर में तो सबसे अधिक। लेकिन जो हरियाणा कश्मीर के शटडाउन के समय हमको याद है कि हरियाणा के सियासतदान तरह तरह के रिएक्शन देते थे, अब वो हरियाणा स्वयं फेस कर रहा है और बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्या इस तरह का शटडाउन भारत जैसे एक लोकतांत्रिक मुल्क के लिए कितना वाजिब है? और मीडिया में चूंकि ये सवाल नहीं उठ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सरकार आज हरियाणा का अलग अलग जगह में इंटरनेट कुछ दिनों जहां पे किसान आंदोलन चल रहे हैं वहां पे बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। 18 महीना के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 4G नेटवर्क आज शुरू किया। लंबा चौड़ा बहस हुआ था एकदम सबसे उच्च न्यायालय में। एक तरह से मैं समझता हूं भारतवर्ष का लोकतंत्र का, भारत सरकार का छवि खराब हो रहा है। विदेश में लोग कह रहे विश्व में एक देश है सबसे ज्यादा वहां पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, वो है भारतवर्ष। अलग अलग ऐसे स्टडी किया गया और बोल रहे ये, और बहुत सारे लोग अभी चिल्ला रहे। और ये सब इसके बाद भी सरकार, मैं समझता हूं कश्मीर में जो 4G वापस आया 18 महीना के बाद, इसका कारण है क्योंकि विदेश से दबाव। हमारे देश में, मैं खुद फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स हूं, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में गए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, हम लोग बहुत लोग बोला कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा एक इलाका का सब लोग के ऊपर आप सजा देना चाहते हैं। आज इंटरनेट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जो आते हैं, व्यापार, सब कुछ, और सब बंद कर दिया आपने। ठीक है, आज आपने वापस दे दिया, लोग कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग फिर 4G इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में, गाजीपुर में आपने इंटरनेट बंद कर दिया। ये भी मैं समझता हूं एक तरह से बेवकूफी का काम। आप जो आंदोलन कर रहे, कृषक आंदोलन कर रहे, इसका मुंह बंद नहीं कर पाएगा, और जोरदार हो जाएगा। वो कहेंगे और भी हम लड़ेंगे। सरकार का जो उद्देश्य है ठीक उसका विपरीत फलाफल होगा। ये मेरा रहे, मैं कहना चाहता हूं।
अजय, हम आपसे समझना चाहते हैं, आपने काफ़ी कवर किया है, आप घटनास्थल पर भी गए और उत्तर प्रदेश में भी आप गए, जाकर देखे, आपने सिंघू बॉर्डर वगैरह देखा कि इतना बड़ा जन आंदोलन यह है, लेकिन सरकार इसको बदनाम चाहे जितना करने में लगी हो, लेकिन इसके इश्यूज को एड्रेस करने की जो एक पॉजिटिव या एक सकारात्मक जो एक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों है कि सरकार बिल्कुल इसको एड्रेस ही नहीं करना चाहती? क्यों इतनी हठधर्मिता है, ये रिजिड क्यों इतनी सरकार हो गई है? आपको क्या लगता है एक रिपोर्टर के तौर पे? मिलेश जी, अगर मोदी सरकार के पिछले 6 सालों का अगर आंकलन करें तो एक बात तो बिल्कुल ही तय है कि ये जो मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो हमेशा ये दिखलाना चाहते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरकार है और इस तरीके से ऑपोजिशन के सामने वो झुकेंगे नहीं। और उनके काम करने का तरीका, अगर आप नोटबंदी, जीएसटी या जब सीए लागू किया था या आर्टिकल 370 को जब डाइल्यूट किया था, तो उस समय भी यही देखने को मिला कि तमाम विपक्षी ताकतों के क्रिटिसिज्म के बावजूद वो अपने जो स्टैंड पॉइंट पर अड़े रहे और उसको पूरी अपनी जो ताकत है, चाहे वो मीडिया की मशीनरी हो, चाहे वो सरकारी जितने भी तंत्र हो, और उनके जो ट्विटर और सोशल मीडिया में जो पूरा जो एक वॉर लाइक मशीनरी है उसको वो एक्टिवेट करते हैं कि सरकार के समर्थन में खड़े हो, ताकि ये विपक्षी जो आवाज़ें हैं वो किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। और यही मोदी सरकार का मेरे हिसाब से मानना है कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे तब तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आने वाले वक्त में टिकी नहीं रहेगी। और इसी का है कि आप इससे पिछले सरकारें जब आप उनका आकलन करते हैं तो वो एक तरीके से इन जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको हमेशा जब वो पावर में रहती हैं उनको ध्यान में लेकर चलती है और एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बात को लाने की कोशिश करती है। लेकिन इस सरकार में हमें बिल्कुल ही ऐसा नहीं दिखा। तो अब फार्मर्स मूवमेंट की बात अगर करें तो 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और पहली बार मोदी सरकार कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है जैसे कि वो लड़खड़ाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग सरकार एक सीए जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी उस मूवमेंट का उनकी अगुवाई कर रहे थे, या आर्टिकल 370 जहाँ जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे उनके जो अगर एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स को ध्यान में अगर रख कर हम चले तो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अगुवाई करती है तो उनको ये इनके हिंदुत्व का जो पूरा मशीनरी है उसको दबाने में एक तरीके से सफल रहता है। मगर जहाँ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात है, जहाँ पर वो किसी एक धर्म या एक जाति के हिसाब से वो नहीं चल रहा है, जो कि अपनी किसान की जो आइडेंटिटी है उसको आगे रखकर चल रहा है, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से एक स्टैंड नहीं ले पा रहे। एक तरफ हमने देखा कि वो खालिस्तानी और कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के एंगल को एक तरफ चला रहे हैं और वहीं पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात अलग है कि 11 राउंड बातचीत के बाद भी सरकार इन लॉज को, फार्म लॉज को रिपील करने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी एक तरीके से अडिग है कि वो इन लॉज को जब तक वो रिपील नहीं करेंगे तब तक वो अपना ये आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। और इन 6 सालों का अगर हम थोड़ा सा और आंकलन कर ले तो दूसरा पॉइंट मेरा ये रहता है कि आप अगर देखें पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तो मोदी सरकार ने 2 जगह में पीछे थोड़ा बहुत हटे हैं वो लोग। एक तो वो हटे हैं जब 2015 में जब लैंड एक्विजिशन बिल के लिए जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, तो जब बहुत ज़्यादा विपक्ष, जो वहाँ पर भी किसान की बात हुई थी, जब किसान अपनी आवाज़ ज़ोरों से रख रहा था कि ये लैंड एक्विजिशन बिल प्रो कॉरपोरेट है, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया था। और फिर दूसरी जगह में हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो SC/ST प्रिवेंशन एट्रॉसिटीज एक्ट को जब एक रूलिंग उसमें डाला था कि
अगर कुछ इस तरीके से SC/ST के साथ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो एंटीसिपेटरी बेल लेने का उनको हक है। तब जब हमने देखा कि लगातार दलित प्रोटेस्ट हुए तो वहाँ पर भी वो तुरंत पार्लियामेंट में उस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को एनल करवाया था उन्होंने। तो ये दो जगह में जहाँ पर वो अब लड़खड़ाते हुए दिखे, और उसी का एक रिफ्लेक्शन अभी भी हमें दिख रहा है जहाँ पर वो पूरी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एक अपना जो स्ट्रॉन्ग जो इमेज है उसको पूरी तरीके से वो उस पे उतर नहीं पा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को दबा नहीं पा रहे हैं। किसान अपनी तरफ से पूरी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। सिर्फ 26 जनवरी में जो एक तरीके से अपवाद जो हुआ था, जो एक्सेप्शन था, उस पे लगकर पुलिस फोर्स उतारने की कोशिश की, मगर जैसा हमें मालूम हो रहा है राकेश टिकैत के वीडियो के बाद और किसानों के एक नए तरीके से जो ऊर्जा दिख रही है अभी हमें, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार कंफ्यूज दिख रही है। और परंजय, जो ये जो आपने देखा होगा कि सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्ट करते हुए मनदीप पुनिया नाम के एक बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट को, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, उनको अरेस्ट किया गया। बड़ी मुश्किल से बाद में जमानत उनको मिली। और इसके बाद कुछ संपादकों ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने जब ट्वीट किया खासकर एक घटना को लेकर, अब उस घटना पर हो सकता है कि सरकार का एक व्यू हो, ये एक वर्जन हो, लेकिन दूसरी बहुत सारी दुनिया की एजेंसीज अपनी बात कह रही हैं। इसके अलावा घर के लोग जो हैं उस नौजवान के जो जिनकी मौत हुई, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग एक कहानी है, इस पर अलग अलग ओपिनियन है। और ऐसे में अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो उस पर FIR करना, कितना बड़ा आपको ये लगता है कि ये क्या तौर तरीका है? क्या इससे लगता आपको है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से जर्नलिज्म किया है, क्या इमरजेंसी का जो दौर माना जाता है कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, क्या इमरजेंसी के दौर में भी ऐसा होता था इस तरह का कि किसी के कुछ कहने से गिरफ्तारी या FIR हो जाता था? जिस तरह से मनदीप पुनिया के खिलाफ कार्रवाई किया, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार जैसे मृणाल पांडे जी, जफर आघा जी, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोश, अनंत नाथ, इनके खिलाफ अलग अलग जगह में, भारतवर्ष के अलग अलग जगह में आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च किया। आप क्या कह रहे हैं? इन लोग देशद्रोही है? जो भी सरकार के खिलाफ दो शब्द बताएंगे सब देशद्रोही बन जाता है। ये क्या एक नया तरीका के एक आपातकालीन समय आ गया? 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी ने उनके सारे विरोधी दल के लोग, बहुत सारे पत्रकार लोग, वरिष्ठ संपादक को जेल के अंदर डाल दिया। आज एक नया आपातकालीन स्थिति में हम लोग हैं। कोई नहीं कह रही आपातकालीन स्थिति है, कोई लिखित रूप में किसी ने दिया। फर्क क्या है? जैसे IAS ऑफिसर थे, वो रिटायर किया, MG देवसाहम, वो इंडियन आर्मी में भी थे। उनका एक बहुत अच्छा एक उनका क्या था, इंदिरा गांधी जिस तरह से आपातकालीन समय में उनका जितने लोग, पत्रकार लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, एक तरह से एक झटका, वो आपने गला काट दिया एक बार में। आज जो हो रहे हलाल, आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र का खून निकल रहे हैं। आप, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेथ बाय 1000 कट्स, 1000 बार आप चोट लगा रहे हैं भारतवर्ष का लोकतंत्र के ऊपर। लोगों का जो एक मौलिक अधिकार है, जो एक लोकतंत्र में हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। और मीडिया लोगों के ऊपर आप जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, आपको समर्थक के साथ, आपका भक्तों के साथ कहने चाहते हैं, सब दोषदेही है। मैं समझता हूं बाहर के लोग आज भारतवर्ष को देख के हंस रहे हैं, और ये अत्यंत दुख के बाद, ये अत्यंत दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, लेकिन क्या अजय,
इसके पीछे ये कहानी तो नहीं है कि चूंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो सबसे अधिक पहुंच वाला है और जो घर घर लोगों तक गया हुआ है, खासकर टेलीविज़न, क्या वहाँ पर चूंकि किसान आंदोलन के एक तरह से विरोध में ही कवरेज है, सरकार के पक्ष में है, जो हर विषय पर होता है सरकार के पक्ष में टेलीविज़न चैनलों का कवरेज, तो एक जो प्रेशर जो बनना चाहिए सरकार पर आवाम के किसी आंदोलन को लेकर, क्या वो प्रेशर चूंकि नहीं बन रहा है इसलिए सरकार बेफिक्र है? अब मीडिया की अगर बात करें तो हमने तो पिछले 6 सालों में तो हमने ये देखा ही है कि किस तरीके से बड़े टेलीविज़न चैनल्स या बड़े जो अखबार हैं, और ख़ास करके जो रीजनल मीडिया है और हिंदी मीडिया, जहाँ पर बीजेपी का एक तरीके से वर्चस्व पिछले 6 साल में स्थापित होते हुए दिखा, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से सरकारी हो गए हैं। और गोदी मीडिया तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया का अर्थ ही यही है कि वो पूरी तरीके से जो सरकार का जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे ले जाने में हमेशा सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा वेपन बन चुका है। कुछ हमारे जैसे जो मीडिया है, वायर जैसे या स्क्रोल या जो छोटे हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो आवाज़ें हैं दोनों पक्षों की वो सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि ये जो आज का जो डिजिटल एज है और आजकल का जो ये पूरी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जो पूरा तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं इंडिया में पूरी तरीके से सरकारी तंत्र ने कंट्रोल कर रखा है। और कुछ आवाज़ें हैं जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप गांव, देहात या छोटे शहरों में जाए तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, न्यूज़ रिसीव करने के लिए टीवी एकमात्र ज़रिया है, या जो लोकल अखबारें हैं उन्हीं का। तो जब इन्फॉर्मेशन ही पूरी तरीके से सरकारी प्राप्त होंगी और जब रिपोर्टिंग दो तरफा ऑब्जेक्टिव होने की कोई भी उसमें कोशिश नहीं होगी, तो लोग सरकार के हाथों में एक इतना बड़ा तंत्र आ चुका है जिसको वो लगातार अभी तक एक्सप्लॉइट करती आई है और आगे भी चलकर एक्सप्लॉइट करती आएगी। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी जो ये दिल्ली पुलिस ने टूल किट टूल किट के ऑथर्स कौन है, ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया उस पे ऑथर्स कौन है, उसको उन लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक रंग दे दिया है। लेकिन अब टूल किट अगर है क्या, अगर टूल किट का मतलब तो यही होता है, कोई भी अगर आप आंदोलन में आज तक किसी ने भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़े आंदोलन में अगर किसी ने भी पार्टिसिपेट किया है तो उनको एक अपना टैक्टिक्स बनाना होता है, एक स्ट्रैटेजी बनाना होता है। उस टूल किट में कोई भी एक ऐसी भी चीज़ नहीं है जो कि वायलेंस को इनकरेज करता है। उसमें है क्या कि हाँ भाई आप इन हैशटैग्स को प्रमोट करो, फार्मर्स के पक्ष को लिखा गया है और किस तरीके से ये जो फार्मर्स की आवाज़ें हैं उनको दूसरे तबकों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये एक जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं जो किसान, वो आवाज़ें आम लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप टूल किट का प्रयोग नहीं करेंगे, बीजेपी पूरे दिन भर ट्विटर, फेसबुक और अपने सारे मशीनरी का यूज़ करती है एक स्ट्रैटेजी और एक टैक्टिक्स की तरीके से। उसी तरीके से फार्मर्स ने भी इस तरीके से उस आंदोलन को पॉपुलराइज करने के लिए ये टूल किट बनाया है। इसमें आज तक क्या गलत है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल कैसे आया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर जब मीडिया का तंत्र ही एक तरीके से सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो इस तरीके से जो सिटीजन्स है, जो कहीं के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इस तरीके के टूल किट का तो उपयोग करना ही होगा। जब 5 लोग साथ में बैठते हैं तो टूल किट इस तरीके से बनता है कि ये अपने जो हमारे आइडियाज़ हैं और क्यों हम आंदोलन कर रहे हैं ये लोगों को बताया जा सके। लेकिन इसका मीडिया में पूरी तरीके से रंग अलग दे दिया गया है। और लेकिन मेरे हिसाब से ये सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आम जनता भी ये समझ चुका है कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है और किसान ऐसे इस 6 महीने से जो लगातार ठंड में और इतने कठिनाइयों में आंदोलन कर रहे हैं वो फालतू में तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या नतीजा निकालते हैं, आप क्या इससे ऑब्जर्व करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।